हेलो एंड वेलकम टू द क्लास वर्क। आज हम पढ़ेंगे क्लिफोर्ड जेम्स गीट्स के बारे में। तो इनका जन्म अगस्त 23 को हुआ था 1926 में कैलिफोर्निया यूएसए में। इनकी मृत्यु जो है 2006 फिलाडेल्फिया यूएसए में हुई थी। बेसिकली अगर इनके फील्ड की बात करें तो इन्होंने क्या करा कि एंथ्रोपोलॉजी को और कल्चर को साथ में मिक्स करके सोसाइटी की पढ़ाई करी। साथ ही साथ इन्होंने एंथ्रो प्लस जो है सिम्बल्स की, ठीक है, सिम्बॉलिक, जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड का सिंबॉलिक इंटरेक्शन था उसमें से सिंबल्स इन्होंने लिया और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के साथ कनेक्ट करके सोसाइटी की पढ़ाई करने की कोशिश करी। ठीक है, और फिर उनकी एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने बीए इन फिलोसफी में भी पढ़ाई करी। पीएचडी इन्होंने एंथ्रोपोलॉजी से करा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। मूविंग फर्दर उसके बाद एकेडमिक कैरियर की मैं बात करूं तो इन्होंने बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में भी पढ़ाया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। ये सीनियर रिसर्च फेलोशिप इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ से करी। ठीक है, तो इसके बाद इनकी जो थे इनके इन्होंने इसके जो स्टडी का यूज़ करते हुए इन्होंने इनके जो की कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उन्होंने ये करा कि इन्होंने इंटरप्रिटेटिव एंथ्रोपोलॉजी या फिर उसे सिंबॉलिक एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हैं, जो कि मैंने अभी बताया था, जो फील्ड ऑफ वर्क था इनका। इन्होंने एम्फेसाइज करा किस पे, कल्चर पे। कल्चर एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल्स एंड मीनिंग, मतलब इन्होंने जो कल्चर है उसको, वो जो कल्चर है वो अगर उसके साथ कोई भी एक्शन क्रिएट हो रहा है या एक्शन हो रहा है तो उसके साथ कुछ ना कुछ सिंबल्स अटैच होंगे और उस सिंबल से उसके मीनिंग अटैच होंगे। क्लियर। फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ थिक डिस्क्रिप्शन भी दिया, ये कि इनका मेजर मेजर कॉन्सेप्ट था टू अंडरस्टैंड द सोशल एक्शंस के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं, इनके जो कुछ मेजर फील्ड वर्क है जो कि इन्होंने बाली इंडोनेशिया में करा और मोरक्को में करा। और ये जो इन्फ्लुएंस थे वो मैक्स वेबर, टैलकोट पास और सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो कि जॉर्ज हर्बर्ट जीएच मीड का था। ठीक है, उससे ये इन्फ्लुएंस थे। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उनके ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स है, जैसे इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी, थिक डिस्क्रिप्शन, कल्चर एंड सिंबल्स, वेब सिग्निफिकेंस, ठीक है, रोल प्ले, एंथ्रोपोलॉजी एज टेक्स्ट, बेलनीज कॉक फाइट। तो इनके ये सारी चीज़ें हम इंपॉर्टेंट पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी आपके कोर्स में है भी नहीं और इतना पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इनकी ये बेसिक बुक्स थी, द रिलीजन ऑफ जावा, एग्रीकल्चर ऑफ इनोवे इन्वोल्यूशन, पेडलर एंड प्रिंसेस, Islam observed kinship in Bali, the interpretation of culture, local knowledge, नेगारा। तो ये सारी चीज़ें, ये बॉक्स हैं, आप इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना। ये बेसिकली इनके नाम लिखे हैं शॉर्ट्स में, तो वो आप पढ़ लेना एक बार स्क्रीनशॉट लेके। इन्हीं में से मैच द फॉलोइंग या आपको वन वर्ड में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। अब बात करते हैं इनके कॉन्सेप्ट्स की। तो देखो, इंटरप्रेटिव एंथ्रोपोलॉजी, अगर मैं इसको बताऊं, आपको इसको समझाऊं, तो उन्होंने क्या करा कि गीट्स बिलीव एंथ्रोपोलॉजी शुड फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग पीपल अटैच टू देयर एक्शन, नॉट जस्ट बिहेवियर और कल्चर। तो स्ट्रक्चर, सॉरी। तो बेसिकली जो गीट्स है उन्होंने बोला कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी को साथ में कल्चर के साथ उन्होंने क्या करा, कनेक्ट करा। और वो बोलते हैं कि ये सेकंड फेज में करा, बट उससे पहले इन्होंने इंटरप्रिटेटिव करा। अगर आपको मैंने, देखो, मैंने एक मैक्स वेबर का आपको वो डाला था वीडियो, तो अगर आपने उसको पढ़ा होगा, उसको देखा होगा, तो उसमें आपको समझ में आएगा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, उन्होंने बेसिकली इंटरप्रिटेटिव थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, तो इंटरप्रिटेटिव उन्होंने वहाँ से लिया और उन्होंने एंथ्रोपोलॉजी के साथ उन्होंने जोड़ा, क्योंकि ये मैक्स वेबर से इन्फ्लुएंस थे, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था। ठीक है, अब ये इंटरप्रिटेशन में बेसिकली होता क्या है, देखो, कोई भी सोसाइटी में कोई भी इंडिविजुअल कोई भी एक्शन कर रहा है तो उसके साथ उसका ऑब्जेक्टिविटी ही नहीं देखी जाएगी। ठीक है, उसके साथ उसका सब्जेक्टिविटी भी होगी। जैसे कि एग्जांपल पे बात करूं, किसी क्रिमिनल ने, ठीक है, उसने क्या करी, चोरी करी। ठीक है, चोरी करी, और वो चोरी करी तो उसके पीछे से वो उसका एक्शन नहीं होगा, उसे ऑब्जेक्टिविटी नहीं देखा जाएगा कि भाई चोरी करी है तो कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा या उसको डायरेक्ट वो दे दिया जाएगा पनिशमेंट। उसमें यह भी देखा जाएगा कि उसकी चोरी करने का कारण क्या रहा। ठीक है, अगर कोई, फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं कि आप किसी को गुड मॉर्निंग करते हो, तो वो गुड मॉर्निंग सिर्फ आप इसलिए नहीं करते हो कि वो एक आपका एक सुबह एक बिहेवियर है, ठीक है, या फिर आप वो रूटीन है, आप किसी से मिलते हो तो आप ये करते हो, नहीं। आप उसमें देखोगे उसके पीछे एक सोशल एक्शन, मतलब उसके पीछे उसका सोशल मीनिंग क्या है, उसके साथ क्या मीनिंग अटैच हुआ है, तो वो हो गया इंटरप्रिटेटिव। तो वैसे ही क्या कर रहे हैं जॉर्ज हर्बर, ये आपके जो गिड्स जो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, एंथ्रोपोलॉजी को फोकस कर रहे हैं कि सिर्फ जो जो आपका ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीनिंग है, ठीक है, जो भी आपके एक्शन है उसके साथ जो मीनिंग अटैच है ना, वो आपको सिर्फ आपका बिहेवियर और स्ट्रक्चर ही नहीं बताएगा, उसके साथ जो मीनिंग अटैच होगा वो भी आपको समझने की आवश्यकता है कोई भी एंथ्रोपोलॉजिकल टॉपिक पे। समझ में आया? तो बेसिकली आपको एंथ्रोपोलॉजिकल इंटरप्रिटेटिव ऑब्जेक्टिव से पढ़ना है, ना कि आपको कैसे पढ़ना है सिर्फ एंथ्रोपोलॉजी से या ऑब्जेक्टिव वे में।
ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इस पे इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, यहाँ पे इंटरप्रिटेटिव रहेगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव चीज़ रहेगी कि जो भी एक्शन हो रहा है उसको आपकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी, उसकी मीनिंग देखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव वे में समझना पड़ेगा कि उस एक्शन के साथ क्या चीज़ें जुड़ी हैं। जैसे कल्चर इज लाइक अ टेक्स्ट टू बी रीड एंड इंटरप्रिटेड, सोशल लाइफ इज फुल ऑफ सिंबल नीड, ये इन्होंने बेसिकली इसके की पॉइंट्स बताएं कि भाई कल्चर जो है आप उसको सिर्फ टेक्स्ट को रीड नहीं कर सकते, उसका इंटरप्रिटेटेड भी करना पड़ेगा, इंटरप्रिटेशन भी करना पड़ेगा उस मीनिंग्स का। सोशल लाइफ को आप सिर्फ सिंबल से भरा हुआ है और उसको आपको डिकोड करना पड़ेगा, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट को इस तरीके से एक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने एग्जांपल भी दिया, जैसे इन्होंने मैंने आपको बताया था जावा में और बाली में, बेसिकली जावा इन्होंने जो पढ़ा वहाँ पे इंडोनेशिया में, वो देखा कि वहाँ पे सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस हैं जो कल्चर्स वैल्यूज़ के, नॉट जस्ट एक रूटीन है, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई रिचुअल हो रहा है, ठीक है, उस रिचुअल में उसके साथ क्या मीनिंग्स अटैच्ड हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। ये क्लियर हुआ? तो ये होता है इंटरप्रेटेटिव एंथ्रोपोलॉजी। अब सेम चीज़ यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई है, वो आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है, जैसे कहते हैं व्याख्यात्मक मानव शास्त्र। अब बात करते हैं थिक डिस्क्रिप्शन की, या ठीक है। अब इस थिक डिस्क्रिप्शन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे ये बताया जाता है कि गीट्स के द्वारा ये एक बेसिकली एक मेथड है, ठीक है, ताकि जो जो हमारे सोशल एक्शंस हैं ना उसका हम डीप एक्सप्लेनेशन कर सकें, इन डेप्थ में और जा सकें और समझ सकें कि भाई जो सोशल एक्शंस हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि नॉट जस्ट व्हाट पीपल डू, कि लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, बट उसको वो जो एक्शन है उससे हम ये भी समझें कि उस एक्शन का मतलब क्या है किसी कल्चर में। इतना क्लियर हुआ? देखो ऐसे समझो इसको कि आप मान लो आंख ब्लिंक कर रहे हो, ठीक है। अब कोई इंडिविजुअल आंख ब्लिंक कर रहा है, आंख झपका रहा है, ठीक है, आंख मार रहा है, तो उस आंख मारने का मतलब क्या है? क्या उसका आंख मारने का मतलब फ्लर्ट करना है, या उस आंख मारने का मतलब जोक करना है, या वो सर्टेन एक सिग्नल है? तो उस जो उसका वो सोशल एक्शन है उसको आपको समझना पड़ेगा, उसकी मीनिंग समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो गीट्स है वो यही कह रहे हैं कि जो सोशल एक्शन है, जो थिक डिस्क्रिप्शन है उसमें ये कह रहे हैं कि डीप एक्सप्लेनेशन ऑफ सोशल एक्शंस, उसका डीप एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, इन डेप्थ में जाना पड़ेगा सोशल एक्शन का। और वो सिर्फ ये नहीं बताएगा कि व्हाट पीपल डू, के लोग क्या कर रहे हैं, वो आंख मार रहा है सिर्फ आंख ही मार रहा है, नहीं, उसके साथ क्या मीनिंग अटैच है उनके कल्चर में वो भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें अलग अलग कल्चर में डिफर करती हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है कि आपको जो सोशल एक्शन है उसको सिर्फ आपको ये नहीं देखना कि वॉट पीपल डू, बट यू शुड ऑल्सो नो वॉट डज इट मीन इन द कल्चर। तो वहाँ भी जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको विंक का, आंख मारने वाला, तो वो यही चीज़ है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो कितना क्लियर हुआ कि बेसिकली आपको सिंपल इतनी सी बात है कि आपको सिर्फ उसके इन डेप्थ में जाना है कि वो सोशल एक्शन जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, उसका मीनिंग क्या है, उसके साथ क्या मीनिंग अटैच है। क्लियर? सेम चीज़ हिंदी में लिखी है, किसी किसी क्रिया का गहरा विस्तृत विवरण जिसमें उसका संदर्भ, इतिहास और सांस्कृतिक अर्थ शामिल हो सकता है, तो उसको उसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है। फिर कल्चर एज अ सिंबल, कल्चर एज अ सिंबल। अब देखो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं यूनिट 3 की बात करूँ, ठीक है, उस यूनिट 3 में आपको देखने को मिलेगा सिर्फ एक कल्चर, ठीक है। अब उस कल्चर को डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से अलग अलग थिंकर ने क्या बोला, तो उसमें इनका गीट्स का नाम भी आता है, तो आप इसको यहाँ पे भी समझ सकते हो कि कल्चर क्या है। कल्चर एक बेसिकली शेयर्ड सिंबल है जहाँ पे वर्ड्स, गेस्चर, जो भी रिचुअल्स होते हैं वो कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहे होते हैं जीवन के लिए, एंड और वही क्या करते हैं कि उस मीनिंग को लोग समझते हैं और इस वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करते हैं, और उससे जो सोसाइटी होती है वो शेप होती है। तो जो कल्चर है बेसिकली, उस कल्चर में कुछ सिंबल्स होंगे, उस सिंबल्स में उनके कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ गेस्चर्स वगैरह होंगे, कुछ रिचुअल्स होंगे। अब वो जो रिचुअल्स होंगे वो लाइफ को एक मीनिंग देते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा, वो लाइफ को मीनिंग देते हैं और उस मीनिंग से क्या होता है, हमारा वर्ल्ड जो है, हमारा जो सोसाइटी जो है वो शेप होती है। और अब शेप कब होगी? जब पीपल जो है इसको समझ जाएंगे, ठीक है, पीपल उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, तो वो क्या हो गया, कल्चर एज अ सिस्टम ऑफ सिंबल। अब जैसे कि मानो कि साउथ इंडिया में, ठीक है, साउदर्न इंडिया में हम क्या करते हैं कि जब वो कुछ रिचुअल्स होते हैं, उनके कुछ फंक्शंस होते हैं, तो वो वाइट धोती पहनते हैं वाइट धोती, आपने देखी होगी बहुत सारी मूवीज़ में, ठीक है, रियल में भी देखा होगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो उनका रिचुअल है। अब उस रिचुअल को हमें उसको मीनिंग समझना पड़ेगा कि वो क्या करती है, वो वाइट धोती वो उनके सिंबलाइज करती है कि भाई, वो सिंबलाइज करती है कि वाइट एज अ पीस का सिंबल है वो धोती, ठीक है, शांति और प्रेम का। तो वो इसलिए वहाँ पे पहनते हैं, ठीक है, वो उनके कल्चर का पार्ट है। तो वहाँ पे वो क्या उसका मीनिंग जनरेट हो रहा है कि पीस मीनिंग जनरेट हो रहा है, ठीक है, शांति मीनिंग जनरेट हो रहा है, तो वो उससे सोसाइटी में पीस रहने की सिंबलाइज करती है। तो वो अगर वो लोग उसको समझते हैं तो उसको वो सोसाइटी को शेप करने में मदद करती है। इतना क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब
सेम इन्होंने एक एग्जांपल ऑफ दिया बेलिनीज रिचुअल का। बेलिनीज रिचुअल में बेसिकली क्या होता है, यूज एज अ फायर एंड मास्क दैट सिंबलाइज प्योरिटी एंड स्पिरिट, नॉट जस्ट अ डेकोरेशन। तो जो बेलिनीज का होता है बेसिकली इंडोनेशिया में ट्राइब्स है वो क्या बेलिनीज रिचुअल होता है वहाँ पे, उसमें वो क्या करते हैं आग और मास्क को पहन के कुछ ना कुछ अपने रिचुअल्स करते हैं। तो बेसिकली वो सिम्बलाइज करता है कि वो उनके प्योरिटी और स्पिरिट का पार्ट है, ना कि सिर्फ एक डेकोरेशन का पार्ट है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं कल्चर एज अ सिंबल ऑफ सिस्टम ऑफ सिंबल, मतलब प्रतीकों की प्रणाली के रूप में संस्कृति। तो दिस इज अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। नाउ वेब ऑफ सिग्निफिकेंस। वेब ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, पीपल लिव इन अ वर्ल्ड ऑफ मीनिंग, दिस सिंबल हैव क्रिएटेड देमसेल्व्स लाइक बीइंग कॉट इन अ वेब ऑफ सिग्निफिकेंस। देखो सोसाइटी है, उस सोसाइटी में पीपल रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअल रह रहे हैं। ठीक है, अब उन्हीं लोगों ने ना अलग अलग मीनिंग जनरेट कर रखी है। ठीक है, खुद से ही मीनिंग जनरेट कर रखी है अपने कल्चर में कि भाई इस चीज़ का ये मतलब होगा, इस चीज़ का ये मतलब होगा। ठीक है, और उसी के जाल में वो लोग रह रहे हैं। तो मतलब जो भी मीनिंग जनरेट करी है ना इंडिविजुअल्स ने, पीपल्स ने, उन्होंने सर्टेन एक एज अ वेब, उसको वेब क्या कहा है गीड्स ने, और उसी में वो लोग रह रहे हैं। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं कि आपकी सोसाइटी में आपके, मान लो दिवाली है, ठीक है, आपने बहुत सारे उसके रिचुअल्स बना ली कि भाई हम आम के पत्ते लगाएंगे, ठीक है, डोर पे हम ये करेंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे उस दिन, हम पटाखे फोड़ेंगे। बट ये आप ही लोगों ने तो ये चीज़ बनाई है और उसके बीच में आप रह रहे हो। तो जो ये आपने रिचुअल्स और कस्टम्स बनाए हैं, ठीक है, वो उसको उन्होंने बोला वेब, क्लियर, वेब बोला, और उसी के बीच में आप रह रहे हो, तो ये कहलाता है वेब ऑफ अ सिग्निफिकेंस। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो सेम इन्होंने एग्जांपल दिया, इन जावा सोशल सेरेमनी लाइक वेडिंग एक्सप्रेस डीप आइडियाज अबाउट फैमिली एंड स्टेटस, नॉट जस्ट अ सेलिब्रेशन। ओके, फिर आता है मतलब सेम चीज़ है अर्थों के जाल। तो मनुष्य उन अर्थों के जाल में जीतते हैं और जिन्हें उन्होंने ही बनाया है। तो मतलब बेसिकली वही चीज़ है जो वेब सोसाइटी में जो इंडिविजुअल ने क्रिएट करे हैं, उसी के बीच में वो लोग रहते हैं। फिर इनका अगला कौन सा होता है, सीमोटिक कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। अब इसमें क्या होता है, सीमोटिक का बेसिकली मतलब होता है साइंस। ठीक है, बेसिकली सिंबल्स की बात कर रहे हैं, गीट्स। तो गीट्स शो कल्चर एज अ सिम्योटिक सिस्टम या साइंस का सिंबल वेयर वेयर एवरीथिंग पीपल डू इज अ साइन कैरिंग मीनिंग। तो बेसिकली गीट्स यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कल्चर है ना, उस कल्चर में क्या है कि कई सारे साइंस हैं, कई सारे सिंबल्स हैं। ठीक है, अब वो जो साइंस हैं वो ना पीपल्स के कुछ ना कुछ मीनिंग अटैच होता है उनको। ठीक है, और वही मीनिंग्स क्या हो रहे हैं सोसाइटी में, सोसाइटी को शेप कर रहे हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया यहाँ पे, वियरिंग व्हाइट इन बाली ड्यूरिंग अ टेंपल रिचुअल सिग्निफाई स्पिरिचुअल क्लीननेस एंड नॉट अ फैशन। तो जो व्हाइट वाला जो मैंने आपको धोती वाला एग्जांपल दिया था, वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो सिर्फ फैशन के लिए पहन रहे हैं, वो इसलिए पहन रहे हैं क्योंकि उस चीज का ना सर्टेन मीनिंग है। ठीक है, और उस मीनिंग क्या है उसका, स्पिरिचुअलिटी में क्लीनलीनेस रखना। तो सिमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर में सिर्फ गीट्स इतना कहना चाह रहे हैं इनके कॉन्सेप्ट में कि जो जितने भी कल्चर होते हैं वहां पे इंडिविजुअल जो है, ठीक है, उस कल्चर में सर्टेन सिंबल्स रहते हैं। किसी भी रिचुअल्स को लेके आप कर लो, और उस जो रिचुअल्स में वो कुछ ना कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंडियन उसमें बताऊं, इंडियन सिस्टम में, तो वहां पे क्या होता है, एक कलश होगा, कलश के ऊपर नारियल रखा जाएगा, तो एक कलश बनाते हैं। ठीक है, तो उसका भी कुछ मीनिंग होगा, और उस मीनिंग को ही वो सर्टेन मीनिंग वो जो है कल्चर कैरी करता है, और वहां पे ये रिचुअल्स चलते रहते हैं और उसके साथ कुछ ना कुछ मीनिंग जोड़ा रहता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सीमेटिक कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, और इसकी वजह से सोसाइटी जो है शेप होती है। और इसी शेप में, और जो मीनिंग जनरेट होते हैं ये सर्टेन इंडिविजुअल्स क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, और उसी के जाल, मतलब उसे वेब बोला गया, उसी में लोग इंडिविजुअल रहते हैं। ठीक है, तो संस्कृति की सेमियोटिक दृष्टिकोण। तो सेमियोटिक दृष्टिकोण मतलब हो गया संस्कृत का साइन, सिंबल्स, इसी के आधार पर जो भी मीनिंग जनरेट होते हैं। फिर आता है हमारा रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम। अब रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम में कैसे देखेंगे, तो बेसिकली रिलीजन क्या करता है, रिलीजन एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है किसी चीज़ों का। ठीक है, रिलीजन जो होगा काफ़ी सारे फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, जैसे आपका बिलीफ सिस्टम बताएगा, ठीक है, कुछ आपको वैल्यूज़ देगा। ठीक है, जैसे मानो पूजा के बाद आप हमेशा अपने बड़े को पैर छूते हो, तो ये क्या होगा, वैल्यू जनरेट हो गया। एक बिलीफ क्या हो गया कि इसमें मानो कि हमारी डेस्टिनी जो है वो डिसाइडेड है। तो अब इससे क्या होता है, रिलीजन कुछ ना कुछ हमें फ्रेमवर्क, कुछ ना कुछ मीनिंग दे रहा है किसी ना किसी चीज़ से, और वो हमें हेल्प करता है हमारी लाइफ को इंटरप्रेट करने में, हमारे भाग्य देखने में, हमारी सफरिंग्स को जानने में। तो रिलीजन का वो काम हो गया। तो रिलीजन एज अ कल्चरल सिस्टम की तरह भी काम करता है, ये क्लियर हुआ। तो रिलीजन इज अ सिम्बॉलिक सिस्टम, इट शेप्स हाउ पीपल सी द वर्ल्ड एंड एक्ट इन इट लाइफ।
ठीक है, हमारी सोसाइटी को कैसे काम कर रहा है इंडिविजुअल, या हमारी सोसाइटी को कैसे शेप कर रहा है। ठीक है, अब जो रिलीजन है उसके साथ टाइज होती हैं बिलीव्स, इमोशंस, एक्शंस, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो बेसिकली रिलीजन क्या है, रिलीजन हमारी किस चीज़ में हेल्प करता है, रिलीजन भी एक सिंबल की तरह है, और उसमें हम बहुत सारी और चीज़ें सिंबल्स को यूज़ करते हैं, और उससे हमें पता लगता है कि हमारी लाइफ कैसे हम जिएंगे। ठीक है, हमारी लाइफ को इंटरप्रिटेट करते हैं, हमारे भाग्य को देखते हैं, हमारी डेस्टिनी को देखते हैं, हमारे साथ जो समस्याएं आ रही हैं, सफरिंग्स हैं, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। सफरिंग को कैसे जानोगे आप, एस्ट्रोलॉजी में देखोगे कि आपके ये जो 9 ग्रह हैं उसमें कैसी कैसी चीज़ें हैं, तो उसमें आपको जो एस्ट्रोलॉजर बताएगा इसकी वजह से अभी ये दशा चल रही है, ये चल रही है शनि की 7.5, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो आपको सफरिंग भी जानने को मिल रही है। क्लियर हुआ। तो सेम इन्होंने यहाँ पे गिड्स ने बाली का एग्जाम्पल दिया। इन बाली रिचुअल्स आर कनेक्टेड विलेज टू गॉड एंसेस्टर्स एंड कॉस्मिक ऑर्डर्स। ठीक है, जो रिचुअल्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं विलेज को टू गॉड एंसेस्टर एंड कॉस्मिक ऑर्डर, गिविंग लाइफ स्ट्रक्चर एंड पर्पस। तो इसकी वजह से लाइफ स्ट्रक्चर पर्पस भी आपको जानने को मिलता है। अब इनका एक अलग कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा, डीप प्ले का। इसमें क्या होता है कि जो सम एक्शन सीम इरेशनल लाइक डेंजरस गेम्स बट दे हैव अ सिंबॉलिक मीनिंग दैट रिफ्लेक्ट सोशल वैल्यूज एंड आइडेंटिटी। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि काफ़ी हाई रिस्क एक्ट होते हैं, एक्सप्रेस डीप कल्चरल मीनिंग, डीप प्ले रिफ्लेक्ट मोरल, पॉलिटिकल एंड सोशल ट्रुथ, इमोशनल एंड स्टेटस आर टाइटनिंग लिंक। तो इन सारी चीज़ों में जो डीप प्ले होता है इसमें से सारी चीज़ें होती हैं। वो आपको क्या होगा, वो जो रिचुअल है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस लगेगा, बट उसके कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स होते हैं, उनकी सोसाइटी के साथ कुछ सोशल वैल्यूज जुड़े होते हैं, कुछ आइडेंटिटी। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने तमिलनाडु का एक केस चला था, कौन सा, जालीकट्टू का। ठीक है, जहाँ पे वो बुल बुल वगैरह को लेके रेस वगैरह करते हैं, उसमें काफ़ी लोग वो मतलब क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। सेम आपको देखने मिलेगा स्पेन में। ठीक है, टमाटो इन फेस्टिवल, या फिर आपको वो बोल वाला गेम देखने को मिलेगा। तो उनके साथ कुछ ना कुछ सिंबॉलिक मीनिंग्स या कुछ ना कुछ सिंबॉलिक चीज़ें जुड़ी होती हैं, कुछ उनकी सोशल वैल्यूज होती हैं, कुछ उनकी आइडेंटिटी होती है। तो उस वो आइडेंटिटी बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि वो जो उनका कल्चर में है वो काफ़ी डेंजरस लगेगा आपको कि भाई ह्यूमंस को जो है हैम्पर कर रहा है, कहीं ना कहीं वो इंजर्ड हो जा रहे हैं, बट उसके साथ कुछ सिंबॉलिक मीनिंग जनरेटेड है, और वो रिफ्लेक्ट करता है कुछ सोशल वैल्यूज और उनकी आइडेंटिटी को, तो वो उनका कल्चर है। तो उसी को कहते हैं डीप प्ले। ठीक है, अब जो बैलिनीज कॉक फाइट है, मतलब बाली में जो हमारे गिड भाई साहब ने जो बालिनीज को पढ़ा, उनके कल्चर को पढ़ा, तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि वहाँ पे मुर्गों की फाइट होती थी, कॉक्स की फाइट होती थी, तो उन्हें लगता था इट इज लाइक लुक्स लाइक वो गैम्बलिंग है, बट नहीं, उसके साथ कुछ ना कुछ सिंबल कनेक्टेड है। जिससे उन्होंने बोला वहाँ पे मेल प्राइड कनेक्ट है उनके साथ, उनका ऑनर और विलेज की राइवलरी भी कनेक्टेड है। एक दूसरे के विलेज वाले आपस में अपने मुर्गे लड़ाते थे, और जो जीतता था बेसिकली वो उसकी प्रेस्टीज के लिए बात होती थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये उन्होंने जो गीट्स भाई साहब है उन्होंने बोला ये एक डीप प्ले है। ठीक है, इसके साथ उनके जो सोशल वैल्यूज और आइडेंटिटी छुपी हुई है, उनके कल्चर का ये मीनिंग है, तो ये डीप प्ले होगा। फिर आता है कॉन्सेप्ट आइडियोलॉजी एज अ कल्चरल सिस्टम। आइडियोलॉजी एज अ कल्चरल सिस्टम कैसे, देखो देखो सिर्फ आइडियोलॉजी सिर्फ इसलिए नहीं होता कि आप कुछ एक पर्टिकुलर आइडिया में ना बिलीव करते हो, ये बिल्कुल नहीं होता। ये आइडिया जो है पता है क्या करते हैं, ये एक एज अ सिंबल का सिस्टम है। ठीक है, ये सिंबल का सिस्टम है, और ये क्या करते हैं, ये आपको या किसी सोसाइटी में इंडिविजुअल को पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ को सेंस भी करते हो, आप इसको समझते भी हो। ठीक है, तो आइडियोलॉजी को जो गिट्स ने बोला आइडियोलॉजी एज अ कल्चरल सिस्टम, ये आइडियोलॉजी कल्चरल सिस्टम की बात करती है। वो ये बताती है कि आइडिया ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर एक आइडिया में बिलीव रख रहे हो, ये एक सिंबल की तरह है जिससे आप अपने सोशल लाइफ और पॉलिटिकल लाइफ को क्या करते हो, समझते हो, उसको सेंस करते हो। जैसे उन्होंने एक मोरक्को का एग्जाम्पल लिया, वहां पे उन्होंने इस्लामिक टीचिंग्स को पढ़ा, उन्होंने बताया कि वहां पे इस्लामिक टीचिंग का पार्ट ऑफ हाउ पीपल अंडरस्टूड जस्टिस, वहां पे जस्टिस को और लीडरशिप को कैसे समझते हैं, और वो उनकी पॉलिटिक्स में कैसे इन्फ्लुएंस करती है इस्लामिक टीचिंग। ठीक है, तो सेम अगर मैं इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखूं, तो जैसे अभी हिंदुइज्म की बात करी जाती है या मुस्लिम की बात करी जाती है। ठीक है, तो उनकी जो सिंबल्स हैं, उनके जो वो बिलीव्स हैं, ठीक है, वो उसके सिर्फ बिलीव्स ही नहीं है, वहाँ पे कुछ ऐसे सिंबल्स भी हैं, सिंबल्स, ठीक है, जिससे कि वो जो लोग हैं उसको पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में भी अपने इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर मैं हिंदू की बात करूं, ठीक है, हिंदू इज अ टर्म, अब इन्होंने इसको पूरा क्या बना लिया है, बेसिकली ऑल आर हिंदूज। ठीक है, अब ये इन्होंने इसमें बिलीव करा, बट इसको ये पॉलिटिकल भी शेप दे रहा है सोशल लाइफ में भी शेप दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है कि दैट वी आर ऑल हिंदूज एंड पॉलिटिकल्स वी आर। सेम केस मुस्लिम्स के साथ है। ठीक है, सेम केस मुस्लिम्स के साथ है, तो उसमें भी क्या हो रहा है कि वी ऑल आर मुस्लिम्स। ठीक है, उनमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है, अलग अलग कम्युनिटी में वी ऑल आर मुस्लिम्स। ठीक है, और उनके साथ सर्टेन सिंबल्स जुड़े हुए हैं।
ठीक है, उनके चाहे वो कल्चर में कपड़े पहनने का तरीका हो, ठीक है, या फिर उनका बात करने का लहजा हो, ठीक है, तो अलग अलग उनके साथ कुछ ना कुछ सिंबल्स कनेक्टेड हैं और वही क्या शेप कर रहे हैं आपकी पॉलिटिकल सोसाइटी को। जैसे मैं आपको बात बताऊं कि जो अभी निकाह हलाला वाला केस आया था, ठीक है, और वो बानो वाला केस आया था, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें सिंबलाइज कर रही हैं कि पॉलिटिकल और सोशल लाइफ को भी आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है कॉमन सेंस एज अ कल्चरल सिस्टम। अब बेसिकली ये क्या है कॉमन सेंस एज अ कल्चरल सिस्टम? देखो, जो आपके कल्चरल सिस्टम से ही ना कॉमन सेंस जनरेट होता है, ठीक है, ऐसा गेट्स कह रहे हैं। एंड व्हाट फील्स ऑब्वियस और नेचुरल इज लर्न फ्रॉम द कल्चर। तो बेसिकली सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस एज अ कल्चरल सिस्टम। तो जो कल्चरल सिस्टम है ना, उसी से आप क्या सीख रहे हो? कॉमन सेंस सीख रहे हो। कैसे सीख रहे हो? इन सम कल्चर साइलेंस माइंड्स भी रिस्पेक्टफुल। जैसे कुछ कल्चर ऐसे होते हैं कि जहाँ पे शांत रहना एक रिस्पेक्ट की बात मानी जाती है, बट किसी कल्चर में जो शांत रहना वो क्या माना जाता है? काफ़ी रूड माना जाता है, किसी अलग कॉन्टेक्स्ट में उसको लिया जा सकता है। तो वो कल्चर टू कल्चर डिपेंड करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे हमारे कल्चर्स हैं और उस कल्चर में अलग अलग जो मीनिंग, अलग अलग जो एक्शंस हैं, ठीक है, उनके सर्टेन मीनिंग्स जनरेट होते हैं, ठीक है, और उन्हीं मीनिंग से हमारे कॉमन सेंस भी जनरेट होता है। जैसे आप कहीं पे जाते हो सुबह सुबह मॉर्निंग में, तो आप किसी को राम राम बोलोगे, किसी को गुड मॉर्निंग बोलोगे, कोई जो अलग वे में अलग तरीके से वो करेगा, आपको ग्रीट करेगा, ठीक है। ये क्या हो गया? कल्चर से आपका कॉमन सेंस जनरेट करना। कॉमन सेंस वाली बात है, किसी से आप मिल रहे हो कि उसे ग्रीट कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसी से आपने क्या सीखा? आपने कॉमन सेंस सीखा, ठीक है। आप किसी को गलत तरीके से हर्ट कर दे तो आप सॉरी बोलते हो, ठीक है, बट वो किसी अलग कल्चर में कुछ और करा जाता होगा, है ना, वहाँ पे आपको सीधा पनिशमेंट ही दे दिया जाता होगा कुछ गलत करो, तो वो अलग तरीके से, अलग तरीका क्या होता है, कॉमन सेंस जनरेट होता है और अलग तरीके से इंटरप्रिटेट करा जाता है अलग ही कल्चर में, अलग ही सोसाइटी में। सो ये हमारा गेट्स के बारे में था जो हमने ये सारा पढ़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली इनकी थीम से इतनी से समझो, आप इसको इस तरीके से समझो कि जो हमारे क्लिफोर्ड जेम्स ग्रीन हैं, इन्होंने बेसिकली इंटरप्रिटेशन पे बात करी, इसको एंथ्रो के साथ कनेक्ट करा प्लस कल्चर के साथ, ठीक है, और उस कल्चर में सर्टेन सिंबल्स देखे और इन सिंबल्स की सर्टेन मीनिंग देखी। कहीं पे भी कुछ आप कल्चर पे पूछ ले, किसी भी चीज़ पे पूछ ले, तो आपको ये थीम है, ये याद रखनी है और इसी पे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, सब तो रिटेन आप रख नहीं सकते हो, तो आपको क्या करना है, आपको बेसिक एक थीम, तो कीवर्ड याद रखना है। बेसिकली कौन हमेशा इन सब चीज़ों को ऐसे याद चीज़ रखने के लिए ना, थिंकर्स ने किस चीज़ पे क्या बोला, तो आपको एक कौन मेथड है वो याद रखना चाहिए, टैग मेथड। इसमें क्या होता है, थिंक, एक्ट और ग्रीट, मतलब इसमें बेसिकली एग्जाम्पल देना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, गिव, थिंक, एक्ट एंड गिव। तो इसमें बेसिकली आप एग्जाम्पल होगे, इसमें थिंक करोगे बेसिक आइडिया क्या है, एक्ट मतलब वो सोसाइटी में क्या एक्ट कर रहा है, और गिव मतलब एक एग्जाम्पल दे दोगे तो आपको वो रिटेन रह जाएगा। अब जैसे मैं इसी को इसमें अप्लाई करूँ तो क्या करूँ, तो बेसिकली थिंक में क्या होगा, एक बिग आइडिया क्या होगा, इन्होंने इंटरप्रिटेटिव की बात करी प्लस कल्चर को सिंबल के साथ करा, ये इनकी बेसिकली हो गया एंथ्रोपोलॉजी में। अब एक्ट कैसे करोगे, सोसाइटी में जो भी सोशल एक्शन होगा उस एक्शन का कोई मीनिंग होगा, ठीक है, और उस मीनिंग को कुछ सिंबलाइज कर, कुछ जो मीनिंग है वो किसी सिंबल से आ रहा होगा, ये इनका एक्ट हो गया। एग्जाम्पल की बात करता हूँ तो साउथ इंडिया में लोग धोती क्यों पहनते हैं, ताकि वो क्लीनलीनेस के लिए होगा, पीस के लिए होगा, ना कि किसी फैशन के लिए। तो ये एक्ट हो गया, ये पूरा हो गया। अब आप इसी को बस इतना याद रख लो। अब अगर गीस का नाम आ रहा है तो आप, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं दिख रहा है तो आप उसको टिक मार्क कर दो। समझ में आया? बस यही है आपका आज का ज्ञान। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।